हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। तो आज हम यूपी टेट के सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और आगामी परीक्षा में यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है अमेजन। याद रखिएगा, अमेजन। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही उत्तर है बोलगा। याद रखिएगा, बोलगा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बोलगा नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों राइट आंसर है कैस्पियन सागर में बोलगा नदी गिरती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? दोस्तों राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। अगला प्रश्न है, मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु होता है? दोस्तों राइट आंसर है अधिगम के मापन हेतु होता है। दोस्तों यह ऐसे प्रश्न है जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट दोनों की परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप दोनों के लिए इसकी तैयारी कर सकते हैं। सीखने में पलायन आधारित है, नकारात्मक पुनर्वलन से इसका सही संबंध है। याद रखिएगा, सीखने में पलायन आधारित है, नकारात्मक पुनर्वलन से। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? दोस्तों राइट आंसर है आनुवंशिकता, जो कि आंख के रंग को प्रभावित करती है। अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? राइट आंसर है आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है डलहौजी। याद रखिएगा, डलहौजी गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। पंजाब की राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है लाहौर में थी। और दोस्तों भारत में सहायक संधि का सहायक कौन था? टुप्ले इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? जो कि एक सैनिक संगठन था खालसा दल, इसकी स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को ड गामा ने की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1605 में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में याद की थी। दोस्तों वास्को ड गामा यह कहाँ का निवासी था? यह निवासी था पुर्तगाल का निवासी था वास्को ड गामा। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर है फरीद खां था। और दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर है शेरशाह के द्वारा बनवाया गया। तहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? राइट आंसर है टोडरमल से संबंधित है तहसाला बंदोबस्त। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित करता है? दोस्तों राइट आंसर है एकेश्वरवाद पर। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है, लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। आप इसे ग्राफ से याद रख सकते हो, ग्राफ से। तो लिखने संबंधी विकार को कहते हैं डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, पढ़ने संबंधी विकार को डिस्लेक्सिया कहते हैं। किशोरावस्था जो कि 14 से 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। दोस्तों भाषाई बुद्धि किन किन की होती है? वकील, पत्रकार, इन लोगों की बुद्धि को भाषाई बुद्धि कहते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि किन किन की होती है? लेखाकार, बैंकर, वैज्ञानिक, इन लोगों की तार्किक बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि जिसे कहते हैं स्पेशियल बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस, मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर, इन लोगों की बुद्धि स्थानिक बुद्धि होती है। तो सारी बुद्धि याद रखिएगा, भाषाई बुद्धि वकील, पत्रकार, तार्किक गणितीय बुद्धि लेखाकार, बैंकर, वैज्ञानिक, इन लोगों की गणितीय बुद्धि होती है, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर की होती है। अगला प्रश्न है, आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। जब एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी परिस्थिति में बाधा डालता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नकारात्मक अधिगम अंतरण। तो आप इसे पता लगा सकते हो, बाधा डालता है और इसे कहेंगे नकारात्मक अधिगम
अंतरण। अगला प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किस किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? C.H. जुड ने किया था। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और अधिगम स्थानांतरण के आरोपण का सिद्धांत किसने दिया है? कॉलर एवं कॉफा ने दिया है। दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण के जी कारक का सिद्धांत किसने दिया है? जी कारक का सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। और यह भी याद रखिएगा, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। दोस्तों, ब्रूनर का अधिगम की अवस्थाएं, जेरोम ब्रूनर के ने अधिगम की अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 3 बताई हैं, क्रियात्मक, दर्पण और प्रतीकात्मक। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कार्ल रोजर्स हैं। और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी हैं? 4 हैं। और यह सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। याद रखिएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। और इसकी कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? अवधान, धारण, पुनः उत्पादन और प्रेरक, जो कि किसने दी हैं? अल्बर्ट बंडूरा ने। अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर रहता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। फिर दोबारा से समझ लीजिएगा, अनुबंधन का कौन सा प्रकार है जो उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर रहता है? इसे कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत साचर्य मुख्यतः भूमिका पर बल देता है पुनर्बलन के। गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? दोस्तों, याद रखिएगा कि गार्नर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्नर ने दिया है, जबकि द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया है? इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा गार्नर ने दिया है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? दोस्तों, याद रखिएगा, बुद्धि क्षमताओं का एक समूह है, यानी कि ग्रुप है, जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करती है। अगला प्रश्न है, बच्चों की जानकारियों का छोटे छोटे खंड जो एक संज्ञानात्मक संरचना है, उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। किसी घटना या वस्तु के एक ही पक्ष तक सीमित रहना केंद्रीय कण कहलाता है, जिसे सेंट्रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीजन कहते हैं। ए से अधिक आयाम को देखना भी केंद्रीय कण कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों ही बातें अलग अलग हैं। किसी घटना या वस्तु के एक ही पक्ष तक सीमित रहना केंद्रीय कण कहलाता है, और जबकि एक से अधिक आयाम को देखना भी केंद्रीय कण कहलाता है। इसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। सही उत्तर है स्किनर, इसका राइट आंसर है। और स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर। इस अध्ययन किससे संबंधित है? वैज्ञानिक विधि से संबंधित है। और क्रिया प्रसूत साचर्य मुख्यतः भूमिका पर बल देता है पुनर्बलन, जो जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, दोबारा से रिपीट हो गया है। दोस्तों, हाथी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, जबकि 3 माह का बच्चा 200 किलोग्राम का होता है। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, और हाथी पानी व कीचड़ में खेलना अधिक पसंद करते हैं। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा हाथी से संबंधित, और यह प्रश्न आपके यूपी टेट और सी टेट में बहुत ही जरूरी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो कि झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं, और साथ में ही उनके बच्चे होते हैं। बुजुर्ग हथनी उनकी नेता होती है। क्या होती है? बुजुर्ग हथनी उनकी नेता होती है। और हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी की उम्र लगभग कितनी होती है? 70 वर्ष होती है। दोस्तों, कितनी? 70 वर्ष होती है। तो दोस्तों, ये थे यूपी टेट के CDP, EVS और SST के महत्वपूर्ण प्रश्न।
जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो। यह प्रश्न आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यही बार बार आपके रिपीट भी होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह के वन लाइनर्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।